हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 4th चैप्टर भोजन पकाने की विधियां। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी भोजन समूह की, भोजन पिरामिड की और भोजन का नियोजन कैसे किया जाता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भोजन पकाने की अलग अलग विधियाँ कौन सी हैं, भोजन को पकाना क्यों ज़रूरी है और हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भोजन पकाने की शुरुआत आखिर हुई कैसे, क्योंकि जो आदि मानव था वो भोजन को कच्चा ही खाता था और एक दिन अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। जब वो टुकड़ा आग में गिरा तो वो जो मांस का टुकड़ा था वो भुन गया। अब जब उस भुने हुए मांस के टुकड़े को आदि मानव ने खाया तो वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उसके बाद वो मांस को और भोजन को पकाकर खाने लगा। तो इस तरह से तो शुरुआत हुई भोजन पकाने की और धीरे धीरे उसकी विधियों में परिवर्तन होने लगा और बहुत सारी विधियां विकसित हुई। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमें भोजन पकाने की अलग अलग विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप अगर बात करें उबले हुए आलू की, तो उसका जो स्वाद होता है फ्राइड आलू से, आलू की सब्जी से और आलू के पराठे से भिन्न होता है। यहीं हम बात करें अगर गेहूं के आटे की रोटी की, तो उसका जो स्वाद होता है वो पूरी से, पराठे से या केक से भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि भोजन पकाने की अलग अलग विधियों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोजन पकाने का महत्व क्या है, यानी क्या कारण है कि हमें भोजन पकाना ज़रूरी होता है। सबसे पहला है पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। बच्चों देखिए, जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन मुलायम हो जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भिंडी। अगर भिंडी को आप कच्चा खाएंगे तो वो कैसी लगेगी, और वहीं हमने उसकी सब्जी खाई तो वो मुलायम हो जाएगी। तो वो जो मुलायम भोजन होता है उसमें भोजन को जो पचाने वाले रस होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और जो पाचन तंत्र होता है वो अपना कार्य आसानी से कर पाता है। इसलिए भोजन को पकाना ज़रूरी होता है। पका हुआ भोजन आसानी से पच जाता है। इसलिए कहा जाता है कुछ भोजन केवल पकाकर खाना चाहिए, वहीं बहुत सारा भोजन ऐसा होता है जिसे हमें कच्चा खाना चाहिए, जिसकी बात हम आगे कर लेंगे। सेकंड रीज़न है बच्चों, पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, गंध, आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कई बार भोजन देखने में इतना सुंदर होता है, इतनी शानदार सी खुशबू आ रही होती है, बिल्कुल पूरी किचन महक रही होती है, उसका कलर बहुत सुंदर हो जाता है और कई बार इतना टेस्टी होता है कि हम ना चाहते हुए भी, भूख नहीं है तो भी खा लेते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? भोजन पकाने की अलग अलग विधियों से। देखिए कैसे जो आटे की, हम जब आटा गूंथते हैं गेहूं का, कैसे उसकी नरम नरम गोलियां सुंदर सी रोटी का रूप ले लेती हैं, कैसे फूली हुई रोटी, फूली हुई पूड़ी हमें नज़र आती है। या हम बात करें तो सुंदर सा केक बना सकते हैं हम आटे का, आलू का पराठा बना सकते हैं। इस तरह से भोजन के रंग, टेक्सचर, रूप, स्वाद, गंध में किससे वृद्धि होती है? भोजन को पकाने के कारण। भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। विविधता का मतलब क्या है? उसके हम अनेक रूप ले आते हैं। कैसे? अगर हम बात करें आलू से हम क्या बना सकते हैं? आलू के चिप्स बना सकते हैं, आलू के पकौड़े बना सकते हैं, आलू को तल सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, उसके पराठे बना सकते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ को ले लीजिए, हम उसको पकाकर उसमें बहुत सारी विविधताएं ला सकते हैं अलग अलग विधियों का प्रयोग करके। पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दूध को। देखिए दूध को अगर हम कच्चा रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और उसमें खट्टापन आ जाता है और वो पीने योग्य नहीं रहता। अगर वही दूध हम गर्म करके, उबाल करके अच्छी तरह से रखते हैं तो क्या होता है, हम उसे लंबे समय तक प्रयोग में रख सकते हैं। हम बात करें रोटी की, अगर आपने गूँथे हुए आटे को थोड़े समय के लिए यूं ही छोड़ दिया, उसकी रोटियां नहीं बनाई तो वो आटा ख़राब हो जाता है। वहीं अगर हमने उसकी रोटियां बना ली, पूड़ी बना ली, तो हम उसको काफ़ी समय तक खाने योग्य रख सकते हैं। इसलिए भोजन को लंबे समय तक खाने के लिए, योग्य बनाए रखने के लिए भोजन को पकाना ज़रूरी हो जाता है। अगली बात कर लेते हैं, पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सेफ हो जाता है। कैसे?
क्योंकि कच्चा भोजन जो होता है उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कई बार हमें नज़र नहीं आते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु तो होते हैं जो हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक होते हैं। अब आपको लग रहा होगा बच्चों कि ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए हानिकारक नहीं हो? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दही। जब हम दही जमाते हैं तो दूध का परिवर्तन होता है दही में। वो किसके कारण होता है? कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण, जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है और वो हमारे पेट के लिए हानिकारक नहीं होता बल्कि अच्छा होता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक होते हैं, तो जब हम भोजन को पकाते हैं, उबालते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं और फलस्वरूप हमें बीमार नहीं करते हैं। जो जीवाणु तपेदिक जैसे रोगों को जन्म देते हैं वो हानिकारक होते हैं। दूध में वे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होती है, यानी हमें दूध को बिना उबाले इस्तेमाल नहीं करना, कच्चे दूध को हमें इस्तेमाल नहीं करना, उबाल कर ठंडा करके फिर उसको पीना है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया किसको जन्म देते हैं? तपेदिक को। ये जीवाणु दूध को उबालने के बाद या पास्त्रीकरण करने से यानी पास्चुराइजेशन से मर जाते हैं, इसलिए पास्त्रीकृत जो दूध होता है उसको बिना उबाले वैसे ही पिया जा सकता है। क्या होता है ये पास्त्रीकृत दूध? किसे कहते हैं पास्चुराइजेशन? बच्चों, होता क्या है, दूध को हाई टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो जब जो उसमें उत्पन्न सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इस अचानक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पास्त्रीकरण या पास्चुराइजेशन। तो पास्त्रीकरण वाला जो दूध होता है उसको आप डायरेक्ट पी सकते हो, क्योंकि उसमें जो उत्पन्न सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पास्त्रीकरण या पास्चुराइजेशन की क्रिया के बाद। आपने देखा होगा मार्केट में जो दूध अवेलेबल होता है उस पर लिखा हुआ होता है पास्चुरीकृत, पास्त्रीकृत या पास्चुराइजेशन। तो उस दूध को आप बिना उबाले, बिना किसी सोच के पी सकते हैं, क्योंकि उसको हमने पहले तेज तापमान पर गर्म किया और फिर तुरंत ठंडा कर लिया, तो उसके बैक्टीरिया मर गए। पशु उत्पाद जितने भी होते हैं, यानी वे प्रोडक्ट्स जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, इनमें बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इन्हें खाने से पूर्व अच्छी तरह से पका लेना चाहिए ताकि हम बीमार ना हों। बच्चों, आपको पता है अगर गर्मियों के मौसम में हम भोजन को 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है, और हमने क्या किया, भोजन को पकाने के बाद 2-3 घंटे के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित हो जाएंगे और वो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में खास करके भोजन का ध्यान रखना है कि उसको किस टेम्परेचर पे हमें रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजन बनाने की अलग अलग विधियों की, जिसमें पहले नंबर पे है नम विधि द्वारा पकाना। नम विधि द्वारा पकाना में बच्चों हमारे पास 4 तरह की विधियां हैं: उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना और प्रेशर कुकर से पकाना। इनकी हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। उसके बाद आती है सूक्ष्म विधि द्वारा पकाना। सूक्ष्म विधि द्वारा पकाना में आती है बेकिंग, भुनना और ग्रिल में पकाना। इनकी भी अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद आता है तेल या घी में तलकर पकाना। इसमें 2 तरह के मेथड यूज़ होते हैं, एक तो पूरी तरह से तलना और एक हल्के तेल में तलना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नम ताप विधि द्वारा पकाना, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है उबालना, यानी कि बॉइलिंग। आलू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप सबके किचन में होता है और आपने देखा भी होगा कि आपकी मम्मी, आपने हो सकता है प्रयोग भी किया हो। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, उसमें हमने चाहे आलू को उबालना है, चाहे अंडे को उबालना है, चावल को, सब्जी को, किसी को भी हम उसको डाल देते हैं और जब वो उबल जाता है तो हम उनको यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये।
अब बच्चों जान लेते हैं इसमें होता क्या है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी होती हैं, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, इनमें अतिरिक्त पानी बिना मिलाए ही इनको पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब्जियों में ऑलरेडी पानी होता है। जिन सब्जियों में पानी नहीं होता उसमें तो हम पानी मिलाकर पकाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा पत्ता गोभी, मेथी, पालक, इनमें ऑलरेडी नमी होती है, इनमें ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए हम इनको बिना पानी मिलाए ही पका सकते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे मटर है, हरी फलियां हैं, इनको या तो उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाया जाता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें ऑलरेडी पानी है उसमें ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अनाज जितने भी होते हैं जैसे चावल हो गए, दालें हो गई, उनको अधिक मात्रा में पानी मिलाकर पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा चावल कितने ड्राई होते हैं, अनाज कितने ड्राई होते हैं, तो उनमें अधिक मात्रा में, लगभग हम ये माने कि अगर हम 1 कटोरी चावल बना रहे हैं तो लगभग 3 गुना पानी उसमें डल जाता है, 1.5 से 3 गुना के बीच में। ठीक है। और बच्चों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अनाज और दालों को पकाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इनको पकाने में भी अधिक समय लगता है क्योंकि ये शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, इनमें पानी की मात्रा कम होती है। सब्जियों को पकाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें पहले से ही अधिक पानी होता है। अभी हमने एग्जाम्पल किया था, पत्ता गोभी, पालक, सरसों, ये सारी सब्जियां इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें भोजन को उबालने से पूर्व या भोजन को उबालते समय कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे उबालने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भोज्य पदार्थ को मार्केट से लाते हैं तो उसमें हो सकता है धूल है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले ही हमें अच्छे से धो लेना है, उबालने के बाद उसको नहीं धोना है। पानी इतना होना चाहिए कि वो भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से ढक ले, क्योंकि अगर हम कम पानी डालते हैं तो वो आधा भोज्य पदार्थ जो होता है वो कच्चा रह जाता है। इसलिए हमें इतना पानी डालना है कि भोज्य पदार्थ पूरी तरह से उससे कवर हो जाए। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बिना ढक दिए पकाते हैं तो ईंधन भी ज़्यादा वेस्ट होता है, हमारा टाइम भी अतिरिक्त लगता है और हमारी ऊर्जा, समय सबकी जो है वेस्टेज होती है। इस विधि से उबलते हुए पानी से भाप बाहर नहीं जाएगी और पानी सूखेगा नहीं, ईंधन की बचत होगी, भोजन तेजी से पकेगा, जिसकी हमने अभी अभी बात कर ली। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय नहीं उबालना चाहिए। क्यों नहीं उबालना चाहिए? क्योंकि अगर हमने उसको नरम होने के बाद भी, उबलने के बाद भी हम काफ़ी देर तक हमने उसको गैस पे छोड़ दिया है तो उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भोजन जैसे ही नरम हो जाए, खाने योग्य हो जाए, उसे आंच से उतार लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसका रंग भी बदल जाता है, आकार भी बदल जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है और साथ ही साथ उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनके गुण भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। आलू तथा अन्य जड़ सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए ताकि उनके पोषक गुण विद्यमान रह सकें। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, आलू को अच्छी तरह से धो लिया, उसको छील लिया और उसके बाद उसको उबालते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिनके छिलकों में सब्जी से भी ज़्यादा पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। आलू उसी का एक उदाहरण है। तो आज के बाद जब भी हम आलू को उबालेंगे या हमारी मम्मी, पापा, भाई, बहन कोई भी उबालेगा तो हमें उनको बताना है कि अब हम उसे छिलके समेत ही उबालेंगे। भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व उस पानी में मिल जाते हैं। हमने बात की थी हमारे पिछले चैप्टर में कि 2 तरह के तत्व होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो जब हम अतिरिक्त पानी को फेंक देते हैं जिसमें हमने भोजन को उबाला है तो क्या होता है, उसके पोषक तत्व भी उसके साथ चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम किसी सब्जी को उबाल रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस पानी में तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व जल में घुल जाते हैं, अब इस पानी का क्या करें? इस पानी से हम सूप बना सकते हैं, इस पानी से हम आटा गूंदने में मदद कर सकते हैं, सब्जी बनाते वक्त उस पानी को हम प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन हमें उस पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान है। चलिए हम बात कर लेते हैं, हमने जो उबालना विधि करी उसके लाभ कौन कौन से हैं। बहुत ही साधारण विधि है, लगभग हर घर में प्रयोग होती है, बहुत सुरक्षित विधि है
और इससे भोजन जलता भी नहीं है। और भारी मात्रा में अगर हमें भोजन पकाना है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है, और उबला हुआ भोजन है वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी वो सुपाच्य होता है, हमें उसको पचाने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसकी कुछ हानियां हैं, जान लेते हैं। अगर हमने उबालने की विधि में उबाले गए पानी को फेंक दिया तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो जल में घुलकर उसके साथ ही बह जाएंगे, तो ये विधि हानिकारक हो जाएगी। लेकिन अगर उस पानी को यूज़ किया है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, उनको लगता है कि ये तो बीमारों का भोजन है। तो ये कुछ हानियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उबले हुए भोजन में हम स्वाद कैसे ला सकते हैं। हम उसमें नींबू डाल सकते हैं, कुछ मसाले डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, नींबू वगैरह अगर हमें कुछ ऐड करना है वो अंतिम प्रक्रिया होनी चाहिए, लास्ट प्रोसेस होना चाहिए। इसका सेकंड जो हम कर रहे हैं, धीमी आंच पर पकाना, या जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं सिझाना। इस विधि में क्या होता है, भोजन को पानी की कम मात्रा में, पहले हमने क्या किया था, पानी इतना ज़्यादा लिया था कि भोजन जो है वो पूरी तरह से ढक जाए, ज़्यादा पानी में उबालना है। लेकिन इसमें कम पानी में उबालना है, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है, जो क्वथनांक जिसे हम बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, उससे नीचे लंबे समय तक हमें उबालना है। यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हमें काफ़ी देर तक उसको उबालते रहना है। जैसे ही उबाल आना प्रारंभ होता है, आंच को धीमा कर दिया जाता है और भोजन को धीरे धीरे पकने दिया जाता है। इस विधि में पानी उतना ही डाला जाता है जितना भोजन अब्जॉर्ब कर ले, उसको अवशोषित कर ले। उस पानी को हमें अलग नहीं करना, भोजन के साथ ही परोसना है। धीमी आंच पर पकाने से भोजन के रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट रहता है। हमने क्या किया, अब वो धीरे धीरे पक रहा है तो वो थोड़ा सा टेस्टी भी हो जाएगा और उसके पोषक तत्व भी वेस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं वेस्ट होंगे? क्योंकि हमने उस पानी को तो फेंका ही नहीं है, वो पानी उतना ही था, उसको भोजन के साथ ही हमने परोसा है या सर्व किया है। अब इसकी हानियाँ क्या है? एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि धीमी आंच पर बन रहा है, हमें ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है या कोई मेहमान आने वाला है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसकी पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरा हम बात कर लेते हैं भाप द्वारा पकाना यानी स्टीम। इसका बच्चों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके फेवरेट मोमोज़ या मेरी फेवरेट इडली। होता क्या है, इडली या मोमोज़ को भाप में पकाया जाता है, यानी पानी को उबाला जाता है, उससे जो भाप निकलती है उस भाप में इस विधि से भोजन को पकाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है उसे भाप द्वारा पकाना कहते हैं। इडली, मोमोज, खमन, ढोकला, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है, इडली का आपने स्टैंड देखा होगा, उसमें सबसे नीचे पानी रहता है, उसके ऊपर पानी के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसमें हम इडली का बैटर डालते हैं, गोल गोल शेप में होता है। उस प्लेट में कुछ छेद लगे होते हैं, उन छेदों से क्या होता है, जो नीचे पानी उबल रहा होता है उसकी भाप से इडली बनकर तैयार होती है। बर्तन को भोजन में इस प्रकार रखा जाता है कि वह उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप के संपर्क में आए। बच्चों देखिए, एक बहुत बड़ा बर्तन दिया हुआ है और उसका ढक्कन भी दिखाया गया है। ये किसका चित्र है बच्चों? एक स्टीमर का। स्टीम जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाप, और स्टीमर एक बर्तन होता है जिसमें हमें भोजन को पकाना होता है। इसमें दो पात्र तथा एक कसकर बंद करने वाला ढक्कन होता है। दो पात्र क्यों हुए? नीचे वाले पात्र में पानी भरा जाता है और उसके ऊपर वाले पानी में जो हमें डिश तैयार करनी है, फिर चाहे वो मोमोज है, खमण है, ढोकला है, इडली है, वो डाला जाता है और उस पात्र में छेद होते हैं और लास्ट में उसको कसकर क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि जो छेद से भाप निकल रही है वो उस भोजन तक पहुंच जाए जिसे हमें भाप में पकाना है। अगर हमने ढक्कन को बंद नहीं किया तो क्या होगा? भाप भोजन तक तो ना के बराबर पहुंचेगी और पूरी भाप जो है वो बाहर निकल जाएगी। और क्या किया जाता है, इस पात्र को कसकर बंद कर दिया। अब निचले पात्र में पानी उबलता रहता है और ऊपर वाले पात्र में छेदों से भाप निकलती है और भोजन पक जाता है। भाप से पकाने की विधि के क्या क्या लाभ हैं?
इसमें पकाने की विधि कम हो जाती है और भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। क्योंकि देखिए हमने अतिरिक्त पानी यूज़ नहीं किया, पानी को फेंका नहीं है, और क्या किया है हमने, भाप में पकाया है। भोजन डायरेक्ट आग के संपर्क में भी नहीं आया, किसी भी बर्तन के संपर्क में नहीं आया, सीधा भाप से पक रहा है। तो जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। और भाप से बना जो भोजन होता है वो हल्का माना जाता है, पौष्टिक माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और साथ ही साथ सुपाच्य यानी अच्छे से आसानी से पचने वाला होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों या पाचन प्रक्रिया में विकार वाले लोगों, बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग जिनको शरीर में कोई रोग है तो उस वक्त पौष्टिक खाना खाना होता है। बीमार लोगों का खाने से आशय ये नहीं है कि वो स्वादिष्ट नहीं होगा या उसका जो रंग रूप है वो अच्छा नहीं होगा। इट मीन्स उनको ऐसा भोजन चाहिए होता है जो पौष्टिक हो। तो भाप से बचा हुआ जो भोजन होता है उसमें पूरे पोषक तत्व होते हैं। बुजुर्गों की पाचन क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है, तो ये जो भोजन होता है आसानी से पच जाता है। ऐसे लोग जिनकी पाचन प्रक्रिया में विकार होता है, यानी जिनका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनको ये खाना खाया दिया जाता है। और बड़े बच्चों को भी ये भोजन दिया जा सकता है, और ये भोजन टेस्टी भी बहुत होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोमोज़, इडली, खमन और ढोकला। अब हम बात कर रहे हैं हमारी चौथी विधि की, जो कि है प्रेशर कुकर में पकाना। आप सबके घर प्रेशर कुकर है, आपने देखा होगा, स्टील का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। कोशिश करनी चाहिए हमें स्टील का यूज़ करना चाहिए। प्रेशर कुकिंग, देखिए बच्चों नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रेशर यानी कि दबाव। प्रेशर का अर्थ क्या होता है, दबाव। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, दबाव बनाकर पका रहे हैं। जो भाप बाहर निकल रही है उसको हमने प्रेशर कुकर के ढक्कन से ढक दिया है, उस पर दबाव डाला है। क्या करते हैं, इसमें भोजन को भाप के अत्यधिक दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर। आप सबने देखा होगा, सबके घर में होता है। प्रेशर कुकर स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या अन्य धातुओं के मिश्रण से भी बना हो सकता है। इसका नाम प्रेशर कुकर क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दबाव को, प्रेशर को सहन कर सकता है। इसमें कुकर के भीतर बनने वाली भाप अंदर ही एकत्रित होती रहती है, यानी जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भाप बनती है, पानी होता है, तो उस भाप को बाहर नहीं निकलने देते, उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, तो वो भाप अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती है और दबाव बढ़ जाता है, और तापमान जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। चावल, पुलाव, मांस, आलू, फलियां, मटर इत्यादि को प्रेशर कुकर में न्यूनतम संभव समय के भीतर अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। इन सब भोज्य पदार्थों को हम दूसरी विधियों से भी पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, कम समय लगता है, यानी कम से कम समय में हम इनको अच्छी तरह से पका सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, चावल होते हैं हम खुले में भी पकाते हैं, लेकिन हमने प्रेशर कुकर में बनाया तो वो ईंधन कम लेते हैं और समय की भी कम वेस्टेज होती है। अब हम लाभ देख लेते हैं। प्रेशर कुकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और इसमें पका जो भोजन होता है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यानी मैंने आपको बताया था भोजन को पकाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें पकाने के बाद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेशर कुकर जितने भी तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अब भोजन क्या हो जाएगा, हमारे लिए हेल्दी भी हो जाएगा और हमारे लिए सेफ, सिक्योर, सुरक्षित भी होगा। इसमें भोजन जल्दी पकता है, और इसमें उबालने की प्रक्रिया से कितना 1/3 कम समय लगता है। इससे ईंधन की भी बचत होती है, यानी 1/3 कम समय लगता है। तो हमारा जो फ्यूल होता है, गैस है, चाहे चूल्हा है, चाहे कुछ भी है, उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेशर कुकर में अगर हम विभाजक का प्रयोग करते हैं, यानी उसके ही अंदर हमने डिवाइडर या कुछ ऐसा उसका पार्ट बना दिया कि एक तरफ हमने दूसरी सब्जी रख दी और एक तरफ दूसरी सब्जी रख दी, तो एक ही समय में हम अनेक भोज्य पदार्थों को एक साथ पका सकते हैं। और यहाँ पकाते समय भोजन को पानी में डुबाकर रखने की आवश्यकता नहीं होती, और जल में घुलनशील विटामिन और खनिज की भी हानि
नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर हमने उस पानी को फेंक दिया तो यहाँ पे हमें वो भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम बात कर लेते हैं हानियों की। अगर भोजन को हम लंबे समय तक प्रेशर कुकर में पका देते हैं तो क्या होता है, वो अपना रंग रूप खो देता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो वो जल भी सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक हमें भोजन को प्रेशर कुकर में नहीं पकाना। अगली बात हम कर लेते हैं शुष्क ताप विधि द्वारा पकाना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप जो ब्रेड खाते हैं, बन खाते हैं, केक खाते हैं, खाखरा खाते हैं, जो सुबह आप उठकर चाय या दूध के साथ रस खाते हैं, ये सभी किससे बनते हैं, शुष्क ताप विधि से। इसमें क्या होता है, गर्म वायु होती है। शुष्क ताप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ड्राई, शुष्क, तो इसमें गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है और 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब शुष्क ताप द्वारा अगर हम भोजन पकाने की विधियों की बात करें तो 3 होती हैं। एक होती है बेक करना, या जिसे हम कहते हैं बेकिंग, दूसरी होती है भुनना यानी कि रोस्टिंग, और तीसरी होती है ग्रिलिंग यानी आंच पर सेकना। एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेक करना। बच्चों, बेक वर्ड आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बेकरी। बिल्कुल, केक वगैरह जो हम बनाते हैं वो इसी विधियों से बनाते हैं। इस विधि में भोजन को एक गर्म बंद बक्से के भीतर रखकर पकाया जाता है, और इस बक्से को हम क्या कहते हैं, ओवन कहते हैं। ये ओवन 2 तरह का हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है जो बिजली से चलता है, और डायरेक्ट हम उसको गैस पर भी रख सकते हैं। जैसा कि हम बाटी बनाते हैं, बाटी के लिए जो ओवन यूज़ होता है वो गैस पर भी रख के बनाया जा सकता है और इलेक्ट्रिक भी होता है। ओवन के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न ताप से गर्म होती है। अब क्या होता है, ओवन के अंदर जो एयर बनी वो या तो अगर हमने उसको आग पे रखा है तो उससे गर्म हो जाएगा, नहीं तो अगर हमने उसको बिजली का ताप दिया है तो वो उससे गर्म हो जाएगा, और उस गर्म हवा से भोजन पकता है। यानी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुष्क ताप का, ड्राई टेम्परेचर का। आपने बड़े बड़े ओवन भी देखे होंगे जिनमें कोयले या लकड़ी की सहायता से आग जलाई जाती है। देखिए बच्चों, जब बहुत बड़े लेवल पे शुष्क ताप विधि का यूज़ किया जाता है तब बड़े बड़े ओवन का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, या तो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इनका प्रयोग तंदूरी रोटी, नान, पाव, बन, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े होटल, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या ढाबों में देखा होगा, इस तरह के ओवन का प्रयोग किया जाता है तंदूरी रोटी वगैरह बनाने में। जितनी भी बेकरीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पर ब्रेड बनती हैं, पेस्ट्री, केक बनते हैं, तो वहाँ इस तरह के ओवन का प्रयोग किया जाता है। बेक किए हुए जितने भी उत्पाद होते हैं उनमें कैलोरीज़ की मात्रा अत्यधिक होती है, और हमें आवश्यकता से अधिक कैलोरी का प्रयोग नहीं करना। हमने भोजन समूह में इसकी बात कर ली, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केक और पेस्ट्री। तो जब भी हम केक या पेस्ट्री खाते हैं तो हमें ध्यान रखना है उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी अगली विधि की, जिसे हम कहते हैं भुनना या रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवे या ग्रिडल या रेत या आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम घर में बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये विधि आपने अक्सर अपनी मम्मी को करते हुए देखा होगा, पापा को करते हुए देखा होगा, या खुद भी की होती है। हम क्या करते हैं, बैंगन को सीधा ही आग पर रख देते हैं और उसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटाते रहते हैं ताकि वो चारों ओर से सिक जाए। यही भुनना विधि कहलाती है। आलू को भी कई बार हम इस विधि से, शकरकंदी को भी हम इस विधि से भून सकते हैं, मक्का, चने को भी भून सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मक्का और चने को हम क्या डायरेक्ट आग में रखेंगे? नहीं, अभी हमने बात की या तो उसे सीधे गरम तवे पर रखा जाता है, ग्रिडल पर, या रेत पर रखा जाता है। तो मक्का वगैरह जो हम भूनते हैं इस तरह से भूनते हैं। शकरकंदी को जब आप देखो गरम गरम तवे पर आप छिलके समेत उसको काट कर रख दें तो बहुत अच्छी तरह से वो भूनकर तैयार हो जाती है। बार बार आप उसको पलटाते रहें ताकि वो चारों तरफ से सिक जाए।
दाने जितने भी होते हैं, मूंगफली, काजू और खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, खाखरा और मांस को भी इस विधि से पकाया जाता है। पापड़ को पकाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, एक ये भी विधि है। इसमें हम डायरेक्ट आग पर पापड़ को सेक लेते हैं या तवे पर सेक लेते हैं। खाखरा भी इसी विधि से, और बहुत सारा मांस होता है जिसे हम डायरेक्ट आग में पकाकर खाते हैं। बच्चों, कभी आपने देखा है दानों को, मक्कों को या चने को, मूंगफली को किस तरह से भुना जाता है? एक बड़ा सा कढ़ाई या बर्तन लिया जाता है, उसमें नीचे रेत को गर्म करके उसके बाद इसको भुना जाता है। इस विधि में भोज्य पदार्थ को निरंतर हिलाया जाता है ताकि ऐसा नहीं हो एक तरफ से कच्चा रह गया, एक तरफ से ज़्यादा पक गया और एक तरफ से जल गया। वो चारों तरफ से अच्छी तरह से भून सके। तंदूर भी ओवन के समान ही होता है, जो कि मिट्टी से बना होता है। उसमें रोटी, नान, पनीर और मुर्गी को भूनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ढाबे, होटल या रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं। अब इसके लाभ जान लेते हैं। इस विधि में पकाया गया भोजन बहुत अधिक स्वादिष्ट होता है और भोजन में विविधता लाता है। अलग अलग हम एक ही भोज्य पदार्थ के रूप देख लेते हैं इस विधि से पकाने के बाद। अब हानि क्या है? ये एक बहुत ही धीमी विधि है और भुना हुआ भोजन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है और हमें खाने के लिए उसके साथ या तो सॉस की या चटनी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बात करते हैं तीसरी विधि की, जिसे हम कहते हैं आग पर सेकना या ग्रिलिंग। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बारबेक्यू। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या किया जाता है। भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है और यह भुनने की विधि से भी धीमी विधि है। यानी अभी जो हमने विधि की थी उससे भी धीमी विधि होती है ये, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भोज्य पदार्थ जो होता है लोहे की सीखें या सलाखें होती हैं, या जिसे हम कहते हैं ग्रिड, उस पर लगाकर आग के ऊपर या बिजली से चलने वाले उपकरण के ऊपर, ग्रिल बार के ऊपर सेका जाता है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रिल बार है और ये जो लंबी लंबी आप स्टिक्स देख रहे हैं इस तरह की, इन्हें हम कहते हैं लोहे के सलाखे या ग्रिड। इस पर पनीर के टुकड़े, सोयाबीन के टुकड़े या किसी भी भोजन को जिसको हमें पकाना है, ग्रिल करना है, उसको रख दिया जाता है और बार बार उसको घुमाया जाता है ताकि वो चारों तरफ से पक जाए। लोहे की सलाख पर पहले तेल लगाया जाता है ताकि जो भोजन हम उसमें डाल रहे हैं वो उस पर चिपके नहीं, और इसे चारकोल, गैस या बिजली के उपकरण पर सेका जा सकता है। ये जो उपकरण है ये चारकोल का भी हो सकता है, बिजली से भी यूज़ हो सकता है, और हम चाहें तो इसमें गैस का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन को दोनों ओर से पकाया जाता है। आलू, शकरकंदी, बैंगन, मुर्गी, मछली, बहुत सारे भोजन पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम ग्रिलिंग की विधि से सेक सकते हैं। आपने बाटी चोखा, चिकन, पनीर टिक्का, कबाब, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ग्रिलिंग के उदाहरण हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो पनीर टिक्का, चिकन टिक्का इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इनको इसमें लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारी अगली विधि की, जिसे हम कहते हैं तलना या फ्राइंग। तला हुआ भोजन सबको टेस्टी लगता है, ये जान लेते हैं क्या है इसमें। इसमें भोजन को गर्म घी या तेल में डायरेक्ट ही पकाया जाता है। दो तरह से पका सकते हैं, या तो कम तेल में या अत्यधिक तेल में। अत्यधिक तेल में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा तेल लिया जाता है, इतना कि भोज्य पदार्थ उसमें डूब जाए, और कम तेल में केवल इतना ही तेल लिया जाता है कि भोज्य पदार्थ के तले तले पर थोड़ा सा तेल रहे। तो कम तेल वाली प्रक्रिया में तेल का प्रयोग कम कर लिया, अधिक में अधिक कर लिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अब अत्यधिक तेल में के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, भजिया, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। मुंह में पानी आ रहा है बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले, कम तेल में तलना। इसमें क्या होता है, जितना हो सकता है यथासंभव, यानी कोशिश की जाती है कम से कम तेल का प्रयोग किया जाता है और ताप को भी नियंत्रित रखा जाता है, यानी टेम्परेचर है उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता। जब हम भिंडी तलते हैं तो हम कम तेल को लेते हैं, ऐसा नहीं है हमने बहुत ज़्यादा तेल दिया, भिंडी उसमें डुबा दी। अलग अलग विधियाँ होती हैं कम तेल पर अगर आप भिंडी तलें। आलू को भी हम कम तेल वाली विधि से तल सकते हैं। आलू की टिक्की होती है उसको भी हम कम तेल में फ्राई कर सकते हैं।
बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसे हम कम तेल में, या जिसे हम कहते हैं शैलो फ्राई, बहुत सारे स्नैक्स हम इस विधि से बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए हम नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थ चिपकता नहीं है और तेल नॉर्मल पैन की बजाय इसमें कम यूज़ में होता है। काफ़ी कम तेल से ही हमारा काम चल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भोजन को तलते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो भोज्य पदार्थ को काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सभी टुकड़े हैं वो समान आकार में कटे हुए होने चाहिए, नहीं तो कुछ टुकड़े हैं वो पहले ही तल जाएंगे और कुछ को तलने में अधिक समय लगेगा, तो वो समान रूप से भोजन नहीं पक पाएगा। घी या तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके पश्चात आंच या ताप को कम करना है। यानी जब हम तल रहे हैं तो पहले हमें उसे फुल टेम्परेचर पे गर्म करके उसके बाद हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है कम या तेज उस हिसाब से हम कर सकते हैं। एक समय पर कुछ ही टुकड़ों को तलने के लिए डालना है। क्यों? क्योंकि हमने अगर आवश्यकता से अधिक, यानी कहाड़ी में तेल तो कम है और बहुत ज़्यादा भोज्य पदार्थ उसमें तलने के लिए डाल दिया है, तो क्या होगा, वसा का यानी घी या तेल जो भी है उसका तापमान कम हो जाएगा और वसा का अवशोषण बढ़ जाएगा, और वसा का अवशोषण हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तले हुए भोजन के टुकड़ों को साफ और अवशोषक किचन नैपकिन या ब्राउन पेपर के ऊपर रखना है। यानी कि जैसे ही हमने टुकड़ों को तल लिया, अब हमें क्या करना है, चाहे स्नैक्स है या कोई भी चीज़ है, अब हमें एक ऐसा ब्राउन पेपर या टिश्यू पेपर लेना है या किचन में जो अवशोषक किचन नैपकिन आते हैं वो लेना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उन टुकड़ों पर लगा हुआ भोज्य पदार्थों पर वो ब्राउन पेपर या जो नैपकिन होता है वो ऑब्जॉर्ब कर लें और हमारे जो शरीर है उसमें उस तेल या घी की मात्रा कम जाए। इसलिए भोज्य पदार्थ के सभी टुकड़ों को तेल के पात्र से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वो जले नहीं और तेल या घी भी खराब नहीं हो। हमें पता है अब तल गया है तो अधिक समय तक हमें उसे तेल में नहीं रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, भोज्य पदार्थ भी खराब हो जाएगा और हमारा तेल या घी है वो भी खराब हो जाएगा। अब इसके लाभ जान लेते हैं। तले हुए भोजन की उपभोज्य अवधि। उपभोज्य अवधि क्या होती है, अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट में बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, यानी इस भोजन को हम अधिक समय तक खाने योग्य सुरक्षित रख सकते हैं अन्य विधियों से पकाए गए भोजन की तुलना में, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और भोजन अधिक समय तक खराब नहीं होता है। हानियाँ देख लेते हैं। तला हुआ भोजन, विशेष रूप से जो हमने अत्यधिक तेल में तला है, ये क्या होता है, पचाने में कठिन होता है। तो बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हम रोज़ रोज़ इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है तो हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और तले हुए भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें हमारे दैनिक आहार में वसा की मात्रा यानी तेल या घी की मात्रा केवल 2 छोटे चम्मच आवश्यक होती है और उससे ज़्यादा हम लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भोजन पकाने की अन्य विधियों की। अन्य विधियों में बच्चों सबसे पहले नंबर पे हम ले रहे हैं माइक्रोवेव में भोजन पकाने को। ये आपके सामने माइक्रोवेव का चित्र दिया हुआ है। आपने कई घरों में देखा होगा, टीवी में, वीडियोज़ में कई बार देखा होगा। यह भोजन पकाने का एक नया तरीका है और यह धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। इस विधि में क्या होता है बच्चों, माइक्रोवेव किरणों के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है। यानी जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर से गर्म किरणें निकलती हैं जो भोजन में जो नमी होती हैं उसके साथ मिलकर कार्य करती हैं और भोजन को पकाती हैं। इन माइक्रोवेव किरणों के कारण भोजन में उपस्थित पानी के कणों में तीव्रता के साथ कंपन उत्पन्न होता है और उसी से जो ताप उत्पन्न होता है और भोजन पक जाता है। अब इसके लाभ क्या है कि एक तो बहुत तीव्र विधि है और अन्य विधियों की तुलना में भोजन पकाने के समय में व्यापक कमी की जा सकती है, यानी बहुत कम समय में हम भोजन को पका सकते हैं। लेकिन इसकी हानियाँ क्या क्या है, इसके लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर विद्युत ऊर्जा नहीं है, यानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है या नियमित रूप से वहाँ आपूर्ति नहीं है, लाइट चली गई
तो क्या होगा, हमारा भोजन बीच में ही रह जाएगा, इसलिए वहाँ पर हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें पकाया गया भोजन जो होता है वो थोड़ा शुष्क होता है। केक को, ब्राउनी को हम इस विधि से जब पकाते हैं तो वो काफ़ी ड्राई हो जाती हैं। अगला जो विधि है वो है सौर कुकर में पकाना, जिसे हम कहते हैं सोलर कुकिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किस पर काम करता है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य का जो तापमान होता है उस पर काम करता है, जिसे हम सौर ओवन या सौर कुकर कहते हैं। अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ जो डायग्राम, ये जो चित्र बना हुआ है, ये सौर ओवन या सौर कुकर का है। होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तब भोजन बनना शुरू होता है। बॉक्स प्रकार का सौर कुकर एक परिवार के लिए उपयोगी होता है, और पैनल प्रकार का जो सौर कुकर होता है समुदाय या बड़े स्तर पर भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक बॉक्स प्रकार का और एक पैनल प्रकार का। ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना है तो हम पैनल प्रकार का यूज़ करेंगे, कम क्वांटिटी में बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉक्स प्रकार का। लेकिन बच्चों, इस विधि में एक छोटी सी समस्या क्या है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ पर हम इस विधि से भोजन नहीं पका सकते हैं। अब इसके लाभ देख लेते हैं। एक तो इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है ना, और इसका रखरखाव बहुत ज़्यादा सरल होता है, और इसकी जो अनुरक्षण लागत जिस हम किसे कहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी इसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की, बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, और हमारे पर्यावरण को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ना ही धुआं निकला, ना हमने ईंधन का प्रयोग किया, ना हमने कोयला जलाया, ना लकड़ी जलाई, और हमारा भोजन भी पक गया। तो पर्यावरण के लिए तो ये बहुत ही अच्छी विधि है। भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का सफलता प्रयोग किया जा सकता है। अब हानियाँ क्या है कि बाहर खुले में इसका प्रयोग किया जाता है, हम किचन में रहकर भोजन नहीं पका सकते, और जहाँ पर व्यापक स्तर पर सूर्य प्रकाश नहीं है वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये थी भोजन पकाने की अलग अलग विधियाँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनको और अधिक बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको संरक्षित रख सकते हैं, कैसे उनको नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।